हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 10 के मॉक टेस्ट के बारे में। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन इन पीरियोडिक रिटर्न्स इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम? वेरिएंट, शार्प रेशियो, अल्फा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसका आंसर है वेरिएंस। तो बेसिकली जो भी फ्लक्चुएशन होता है रिटर्न के, कम एवरेज रिटर्न के बियॉन्ड, मान लीजिए किसी की स्कीम का एवरेज रिटर्न 10% है, तो मान लीजिए उसके ऊपर उसका कभी 12% जा रहा है, कभी 6% आ रहा है, कभी 17% जा रहा है, कभी 9% आ रहा है। तो ये जो वेरिएंस है, जो फ्लक्चुएशन है, इसको हम लोग वेरिएंस के थ्रू मेजर करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस ट्रैक्स द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एंड सिचुएशन एनालिसिस। तो बेसिकली दो तरह के मेन एनालिसिस होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस पे जोर देते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे जोर देते हैं। तो बेसिकली उसका प्राइस कहाँ है, उसका चार्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सर्टेन पैटर्न्स को फिगर आउट करते हैं कि ये पैटर्न पिछले हिस्टोरिकली रहा है, जब ये पैटर्न पे आता है तो ये प्राइस होता है या डायरेक्शन इस तरह की होती है। तो इसका सही जवाब है टेक्निकल एनालिसिस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीटली रिस्क फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको कम्प्लीटली रिस्क फ्री माना जाता है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। बट जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ होती है उसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है, उसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। सही जवाब है पहला। नेक्स्ट है अनसिस्टमैटिक रिस्क या नॉन सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, स्टेट ट्रू और फॉल्स? ये देखिए, हमको याद रखना है जो भी सिस्टमैटिक रिस्क है उसको आप किसी भी तरीके से, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जहाँ पे जनरल जो इकॉनमी है, जनरल जो स्टॉक मार्केट है या पर्टिकुलर जो भी मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो सारी कंपनीज पे होगा। मान लीजिए कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न है, उसकी वजह से सारी कंपनीज के स्टॉक्स मोर और लेस नीचे जाएंगे। तो आप इस कंपनी में लगाओ, उस कंपनी में लगाओ, आप रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। बट जो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, बेसिकली जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका सही जवाब है पहला, ट्रू। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन स्कीम ए व्हेन इन scheme's NAV was rupees 120 per unit. The investor redeemed the investment at an NAV of 135. Calculate the simple return. तो सिंपल रिटर्न बेसिकली क्या होगा इसका, कि आपका पहले तो रिटर्न इन मनी में क्या हुआ, 135 माइनस 120, आपका फ़ायदा कितने का हुआ, 150 का, ठीक है, 15 रुपीज़ का। अब 15 डिवाइड बाई 120 जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, तो 15 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर दो तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाती है। तो मैंने नीचे कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है। इसका सही जवाब है 12.5%। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द स्कीम में बी रिस्ट्रिक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स? ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मान लीजिए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है तो लिक्विडिटी अच्छी होगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होने का मतलब है बायर और सेलर मार्केट में बहुत कम है ना। तो अगर आप बायर हो तो आपके लिए कोई बेचने वाला ही नहीं तैयार है, तो उसके लिए लिक्विडिटी अच्छी नहीं होगी। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि आप सेलर हो, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को आपने जिसमें बहुत पैसा कमा लिया है, अब आपको लगता है कि इससे निकल जाना चाहिए, बट उस प्राइस पे उसको कोई ख़रीदने वाला ही ना हो, है ना। तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होता है वो बेसिकली सर्टेनली लिक्विडिटी को डिनोट करता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सर्टेनली सही है। दूसरा आता है सेटलमेंट पीरियड, ये भी है, अगर सेटलमेंट पीरियड लॉन्ग होगा तो लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स, ये भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए जैसे रियल एस्टेट एसेट क्लास हो गया, उसमें जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, कॉस्टली है, तो उसका जो लिक्विडिटी होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो तीनों फैक्टर हैं, तीनों लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम इज इनकरेक्ट? याद रखना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। तो लार्ज कैप में बेसिकली फर्स्ट 100 कंपनीज जो होती हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उनको हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं। सेकेंड जो मिड कैप स्टॉक होता है वो 101 से 250 तक, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो 150 स्टॉक हो गए उनको मिड कैप स्टॉक बोलते हैं। और वो 251 ऑनवर्ड जो होते हैं, है ना, उनको हम लोग बेसिकली स्मॉल कैप बोलते हैं।
तो इसमें करेक्ट वाला इनकरेक्ट वाला कौन सा हुआ? ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे 101वीं कंपनी से लेके 200वीं कंपनी लिखा है, जबकि वो 250th कंपनी होना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फंडामेंटल एनालिसिस नॉर्मली टाइज इन वेल विद द सिक्योरिटी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी एंड मोस्टली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। बिल्कुल सही, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, उनका आगे का क्या व्यू है, प्रॉफिट लॉस कितना है, वो बेसिकली अपनी कैपिटल को सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, ओवरऑल मार्केट का क्या साइज़ है, उसमें से वो मार्केट लीडर है कि नहीं है, आगे का रनवे कितना है, ये सब जो पूरा एनालिसिस होता है उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। Technical analysts believe that price behavior of a share over a period of time throws up trends for the future direction of the price। बिल्कुल सही। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, वो प्राइस का देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा मतलब किधर जा रहा है, उस पैटर्न्स के बेसिस वो वो बताते हैं कि इस प्राइस का, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे वो कॉल्स लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर टेक्निकल एनालिस्ट स्टडी प्राइस वॉल्यूम चार्ट्स ऑफ द कंपनी शेयर्स टू डिसाइड सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट्स एंड अदर ट्रिगर्स टू बेस देयर बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही है। बेसिकली वो देखते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम का जो चार्ट है पास्ट हिस्ट्री का, उसको देख करके वो फिगर आउट करते हैं, या करंट का जो प्राइस और वॉल्यूम है उसके बेसिस डिसाइड करते हैं कि किस पे खरीदना है, किस पे इसको बेच देना है और कहाँ तक लेके जाना है ना। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट? अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये बिल्कुल सही है। पीई का मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस, ये भी बिल्कुल सही है। पी बाई का मतलब प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, है ना, या हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय नेटवर्थ। देखिए यही गलत है, उसके नाम में ही फॉर्मूले में लिखा है प्राइस, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या हुआ? बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? तो वो नेटवर्थ की जगह चौथे ऑप्शन में क्या होना चाहिए? बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच आर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड यील्ड इज इनकरेक्ट? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड इज नथिंग बट डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। बिल्कुल सही है। डिविडेंड्स आर गारंटीड और फिक्स, बिल्कुल गलत। डिविडेंड जो है गारंटीड नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, रेगुलरली दिए जाने हैं, नहीं दिए जाने, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। तीसरा और चौथा फिर भी देख लेते हैं कि क्या सही है, सो दैट हमको रिवाइज हो जाए डिविडेंड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं। डिविडेंड यील्ड इज कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर बाय कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लुकिंग टू आइडेंटिफाई स्टडी एंड लोअर रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो भी डिविडेंड यील्ड जिस कंपनी का ज़्यादा होता है, ज़्यादातर वो कंपनीज मैच्योर होती हैं अपने बिजनेस में, वो एक सर्टेन प्रॉफिट जनरेट करती हैं और उस प्रॉफिट को वो शेयर करती रहती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होता है, हाई ग्रोथ कंपनीज में ना जाके, हाई ग्रोथ कंपनीज में बेसिकली प्रॉब्लम से होती है कि बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकती हैं और अचानक से वो कंपनीज बंद भी हो सकती हैं। बट जो रेगुलरली पेइंग डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनीज हैं, ज़्यादातर मैच्योर बड़ी कंपनीज अपने एरिया में लीडर्स होती हैं। तो उसमें आपको फिक्स 4%, 3%, 5%, 7% डिपेंडिंग अपॉन आपका आउटलुक क्या है उस कंपनी को लेकर के, वो डिविडेंड यील्ड देती रहती हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। डिविडेंड यील्ड्स टेंड टू गो डाउन अक्रॉस स्टॉक्स इन बुल मार्केट एंड राइज इन अ बेयर मार्केट। बिल्कुल सही। जब बुल मार्केट होगी तो दो कारण होते हैं। पहला तो जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है बुल मार्केट में, है ना। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा? अगर आप पहला ऑप्शन देखो, जो फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड का, वो क्या कहता है? डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका डिविडेंड यील्ड ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इसीलिए बुल मार्केट में जनरली डिविडेंड यील्ड कम हो जाते हैं और बेयर मार्केट में बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्राइस गिर जाता है, नीचे रहता है। इसका फिर सही जवाब है ऑप्शन 2, क्योंकि डिविडेंड्स गारंटीड नहीं होते हैं और हमको इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एट द एंड ऑफ व्हाट द डेट सिक्योरिटी इज सेट टू मैच्योर। मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट में ही पिछले वीडियो में बात की थी। डेट सिक्योरिटी जब इशू होती है, आप तब से लेकर के उसकी मैच्योरिटी तक जो पीरियड होता है उसको टेनर बोलते हैं।
ठीक है। और उस पीरियड तक जो आप रिटर्न कमाते हो उसको यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, YTM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्लोजिंग डेट इज़ नॉट अ जनरल टर्म, बेसिकली ये जेनरिक टर्म है, ये इसके स्पेसिफिक नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, माफ करेंगे नंबरिंग गड़बड़ हो गई, 13 पे आ गए तो मैं इसको 13 ही काउंट करके आगे बढ़ रहा हूँ। डेट सिक्योरिटीज दैट आर टू मेच्योर विद इन ईयर आर कॉल्ड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। याद रखना है, 1 साल से कम की जो डेट सिक्योरिटीज मेच्योर होती है उनको मनी मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं। और जो ऐसे फंड जो इस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको मनी मार्केट फंड बोलते हैं। बट एक और कैटेगरी होती है लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड बेसिकली क्या करते हैं, जो 90 डेज से कम की जिनकी मेच्योरिटी होती है उनको लिक्विड फंड बोलते हैं, क्योंकि उस पर लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, रिस्क कंपेरेटिवली छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द रिटर्न दैट इन्वेस्टर गेट्स प्रोवाइडेड द सिक्योरिटीज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर आप डेट सिक्योरिटी जब से इशू हुई तब से लेकर के मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो जो आपका रिटर्न होगा ओवरऑल उसको हम बोलते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही, जी से वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का शॉर्ट फॉर्म है, और गिल्ट भी उन्हीं पर्पस के लिए यूज किया था। तो इसके सही जवाब है ऑल द ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर सिक्योरिटीज इज इनकरेक्ट। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है ना। जो मनी मार्केट जो होता है, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ प्राइवेट कंपनीज जो इशू करती हैं वो वही सिमिलर जब गवर्नमेंट इशू करती है उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, बेसिकली 1 साल से कम वाले जो होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, CDs जो होती है बैंक इशू करता है 7 days to 1 year। बिल्कुल सही है। और जब वही CDs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है तो उसका 1 to 3 year का पीरियड होता है मेच्योरिटी का, ये भी बिल्कुल सही है। कमर्शियल पेपर्स आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज 1 year प्लस इशूड बाय द कंपनीज। इसमें गड़बड़ी है, जो कमर्शियल पेपर होते हैं दे आर नथिंग बट वेरी सिमिलर टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बट दे आर इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, लेस देन ए ईयर मेच्योरिटी पीरियड की। तो इसमें चूंकि हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। चौथा देख लेते हैं, बॉन्ड डिबेंचर्स आर जनरली इशूड फॉर टेनर्स बियॉन्ड अ ईयर। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज टेंड टू इशू बॉन्ड वाइल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू डिबेंचर। मैंने बताया था पहले भी चैप्टर का जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कि बॉन्ड और डिबेंचर दे आर इंटरचेंजेबली उनको यूज़ किया जाता है। ब्रॉडर जो टर्म होती है उसको फिक्स्ड इनकम बोलते हैं। बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट या PSU जब इशूज़ करती हैं तो उनको बॉन्ड बोलते हैं, बट वही सेम चीज़ जब सिमिलर फॉर्म में जब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू करती हैं तो उसको डिबेंचर बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, क्योंकि ये गलत है। ये लॉन्ग टर्म ना होकर के कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होते हैं, इनका मेच्योरिटी पेपर 1 साल से कम का होता है। यहाँ मैंने ऑप्शन जो है 4 लिखा हुआ है, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, ये ऑप्शन 3 होना चाहिए, बट मतलब कमर्शियल पेपर्स आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ये गलत मैंने सही लिखा है, वो ऑप्शन 4 शायद कॉपी पेस्ट में रह गया होगा। नेक्स्ट आता है, which are the following statements with respect to debenture securities is incorrect. Gilts are viewed as safe as there is no credit risk associated with them because they are issued by government. बिल्कुल सही है। The yield on gilt is generally highest in the market for a given tenor. नहीं, yield जो गिल्ट पे होता है वो सबसे लोएस्ट होता है। उसका कारण यह है कि उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। जब रिस्क नहीं होगा तो रिटर्न भी उसमें कम होगा, और जिसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा उसका रिटर्न ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। थर्ड, सिंस नॉन गवर्नमेंट इशूअर्स कैन डिफॉल्ट दे टेंड टू ऑफर हायर यील्ड्स फॉर द सेम टेनर। बिल्कुल सही। फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन द यील्ड ऑन गिल्ट एंड द यील्ड ऑन ए नॉन गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटी इज कॉल्ड इट्स क्रेडिट स्प्रेड। बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है जो हाईएस्ट है उसकी जगह लोएस्ट होना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनकरेक्ट। एज अ मेजर ऑफ रिस्क इट इज़ रेलिवेंट फॉर इक्विटी स्कीम्स ओनली। हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उससे कितना ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है आपका रिटर्न ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड। तो जो ये ओनली इक्विटी स्कीम है ये गलत है, ये इक्विटी और बॉन्ड दोनों के लिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही।
अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स ग्रेटर वोलेटिलिटी इन रिटर्न्स एंड ग्रेटर रिस्क। बिल्कुल सही है। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोरिक नंबर्स, इट हैज़ लिमिटेड यूज इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है। जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो जरूरी नहीं कि वो प्रिडिक्ट करे आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस को करेक्टली। सो इसमें चूंकि हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे थे तो पहला वाला है, तो हमको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विटी और बॉन्ड दोनों के लिए होता है। एक और मेजरमेंट होता है जिसको हम बीटा बोलते हैं। बीटा इज ओनली फॉर इक्विटीज, ये याद रखिए, बीटा इज ओनली फॉर इक्विटीज बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज फॉर बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड्स। Which are the following with respect to beta is correct? Beta measures the fluctuation in periodic returns in scheme as compared to fluctuation in periodic returns of diversified stock over the same period. बिल्कुल सही है। An investment will with a beta of 0.8 will move 8% when the market moves by 10%. बिल्कुल सही। बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क रेलिवेंट ओनली फॉर इक्विटी स्कीम, ये हमको याद रखना है। इसमें यही सवाल आ सकता है कि बीटा जो है किसके लिए रेलिवेंट होता है, ये सिर्फ इक्विटी के लिए होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट मूव करते हैं 20th क्वेश्चन पे। व्हाट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो हमको याद रखना है जनरली डेट सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटीज़ के वैल्यूएशन में, वो आइडेंटिफाई करने का एक जो मेथड है वो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन और आंसर्स को करने के बाद जो चैप्टर 10 है, आई एम श्योर इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और इससे ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हमेशा होनी चाहिए क्योंकि यही सब आपको बाद में आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में काम आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।